लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं हूं शिवानी और मैं आपको सिखाती हूँ एकदम आसान तरीके से इंग्लिश, शुरुआत से लेके आखिर तक, जब तक आप लोग फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। अब अपने लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको इंग्लिश तो सिखा ही रही हूँ, लेकिन इंग्लिश अच्छे से सीखने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो है प्रैक्टिस। इसीलिए अब से अगले हफ्ते से हर ट्यूसडे एंड थर्सडे मैं आप लोगों के लिए एक एक लेक्चर लाऊंगी एंड हर वेडनेसडे एंड फ्राइडे आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन आएगा। लेकिन प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने ही चाहिए, कुछ बेसिक्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए। और इंग्लिश में दिक्कत क्या है, इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे एक्सेप्शंस हैं, हर एक टॉपिक पे आप 3-3 लेक्चर बना सकते हो। इसीलिए इस हफ्ते मैं आप लोगों के लिए 4 क्लासेस लाऊंगी विद ऑल बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। तो इन 4 क्लासेस के थ्रू हम एक बार सारी बेसिक चीजें ग्रामर की समझ लेंगे जो हमें पता होनी बहुत जरूरी है प्रैक्टिस शुरू करने से पहले। अब अगर आपको किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर इजी तरीके से समझना है ना, तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करना चाहिए। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, ये इन्हीं से बनते हैं। तो इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 या 10? अगर आप गूगल करोगे तो ज्यादातर जगह पे तो 8 लिखा आएगा, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे 10 भी लिखा आएगा। ऐसा क्यों? और एक और क्वेश्चन, क्या ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही है या और लैंग्वेजेस, इतनी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, क्या इन लैंग्वेजेस में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हर लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हिंदी में भी। तो हिंदी में आपको ये समझने में कभी दिक्कत क्यों नहीं आई? क्योंकि हिंदी आप बचपन से बोलते आ रहे हो, आपको कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं उन पे ध्यान ही नहीं दिया, है ना? लेकिन इंग्लिश आपके लिए एक न्यू लैंग्वेज है, इसीलिए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको मुश्किल आती है। लेकिन इतने इजी तरीके से मैं आज ये आपको बताऊंगी कि आज के बाद आपको इनमें मुश्किल नहीं आएगी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए होते हैं तो वो कौन से 8 होते हैं। ओके, सबसे पहले तो नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स को मैंने आपको बहुत अच्छे और इजी वे में एक्सप्लेन करा हुआ है लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, हमारा सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन्स। 1, नाउन्स नेमिंग वर्ड्स, जो चीजों को नाम देते हैं। वर्ब्स, वर्ब्स भी हमने पढ़ा हुआ है ना? वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स मैंने आपको समझाया था कि वर्ब्स एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो क्रिया बताते हैं, कार्य बताते हैं, एक्शन बताते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद ये एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हो गया हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। फिर हो गया एडवर्ब्स, फिर हो गए प्रोनाउंस। उसके बाद ये 5 तो हम आज समझ लेंगे। उसके बाद 8 देख रहे हैं ना हम, उसके बाद कौन से 3 हैं? उसके बाद है कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, इंटरजेक्शंस। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगी। और फिर कई जगह 10 क्यों लिखा आता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स भी होते हैं, और लैंग्वेज में आर्टिकल्स नहीं होते लेकिन इंग्लिश में होते हैं। एंड इंग्लिश में क्वांटिफायर्स को भी आप एक पार्ट ऑफ स्पीच मान सकते हो। क्वांटिफायर्स जैसे मेनी। अगर आप मेरे लेक्चर्स ध्यान से देख रहे हो, मैंने आपको समझाया था कि मेनी क्या होता है, मेनी को ठीक से बोलना कैसे है, प्रोनाउंसिएशन। और ये क्वांटिफायर होता है, यानी कि ये हमें चीजों की क्वांटिटी बताता है। तो जब आप ये दोनों भी ले लो, यहाँ 5 हुए थे, ये 6 हो गए, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो ये आपके सारे 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए।
तो अगर कोई 8 बोले तो वो इन 8 की बात कर रहे हैं, और जब हम 10 बोलते हैं हम ये दोनों भी इंक्लूड करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पता हमें ये सब कुछ होना चाहिए। आर्टिकल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग पता है क्या ग्रामर मिस्टेक करते हैं, वो आर्टिकल्स खा जाते हैं। सेंटेंस बोलेंगे सारा सही, लेकिन वो आर्टिकल लगाना भूल जाते हैं। ऐसी मिस्टेक बहुत लोग करते हैं जो न्यू इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, वो आर्टिकल्स ऑफन भूल जाते हैं। लेकिन आज के लिए नाउन्स, वर्ब्स मैंने आपको बता दिया, नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, इनके बारे में आप और डिटेल में समझना चाहते हो, आप मेरा लेक्चर 6 खोलो। वर्ब्स के बारे में अगर आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, एंड ये SVO ये क्या होता है? ये कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, तो ये है क्या? ये एक रूल है। और यहाँ पे SO क्या है? S सब्जेक्ट है, V वर्ब है, O ऑब्जेक्ट है। ये SVO रूल है जो इंग्लिश सेंटेंसेस के लिए फॉलो होता है, और ये रूल हिंदी सेंटेंसेस से अलग होता है। इसीलिए जब लोग ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो सारा पंगा हो जाता है, क्योंकि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इंग्लिश एंड हिंदी में अलग है। एंड ये मैंने आपको अपने लेक्चर नंबर 5 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना नहीं आता, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है, तो आप मेरा लेक्चर 5 देखो, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। अब इन पे ध्यान देते हैं जो हमें आज समझने हैं, है ना। सबसे पहले मैंने लिखा है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को अगर मैं सिंपली बोलूं तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। कौन से वर्ड्स? डिस्क्राइबिंग, यानी कि वो और चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करना मतलब उनके बारे में हमें कुछ बताते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन। तो एडजेक्टिव्स किसको डिस्क्राइब करते हैं? एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को। जैसे कि अगर मेरा ये फोन का कवर है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये रेड है ना। इसकी डिस्क्रिप्शन यही है, कलर रेड। तो यहाँ पे रेड एक एडजेक्टिव हो जाता है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस चीज को, इस फोन के कवर को। तो नाउन क्या है? नाउन है फोन का कवर। डिस्क्रिप्शन क्या हो रही है? कलर रेड, इसलिए एडजेक्टिव जो है वो है रेड। ऐसे ही अगर मैं इस पेन को डिस्क्राइब करना चाहूं, तो ये जो पेन है इसका कलर क्या है? इसका कलर भी रेड है। यहाँ पे नाउन क्या है? पेन। डिस्क्रिप्शन क्या हो रही है? डिस्क्रिप्शन है कि इसका कलर रेड है, इसलिए एडजेक्टिव यहाँ पे जो है वो रेड हो जाएगा। तो सिंपली एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, वो हमें नाउन्स की क्वालिटी बताते हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं, इनकी कोई ना कोई क्वालिटी बताते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला टॉल गर्ल, तो उस गर्ल की एक क्वालिटी है कि वो लंबी है, टॉल। तो वहां पे एडजेक्टिव हो गया टॉल और नाउन हो गया गर्ल, क्योंकि टॉल वर्ड जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, उसके बाद एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं? अब अगर मैं बोलूं कि एडवर्ब्स भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, तो आप कहोगे अभी तो आपने कहा था एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। तो है क्या एडवर्ब्स? एडवर्ब्स भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, लेकिन फिर फर्क क्या है? एडवर्ब्स वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल आसानी से अगर आप समझोगे, एडजेक्टिव्स नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब्स वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, हमें वर्ब्स के बारे में कुछ बताते हैं। बस फर्क यही है। तो अब ये डिफरेंस एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, एक बहुत सिंपल से सेंटेंस के थ्रू। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आई ईट वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये SVO रूल फॉलो कर रहा है। सबसे पहले तो ये देखना है, क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले हमें देखना है काम हो क्या रहा है, और यहाँ पे काम हो रहा है ये खाना, ईट। ईट इंग्लिश वर्ड होता है खाने के लिए, ईट। और इसको बोलते कैसे हैं? इसको ऐसे बोलना है, बड़ी ई और ट, ईट। ओके,
तो यहाँ पे जो काम हो रहा है, जो वर्ब है, ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया ईट। अब ये काम कौन कर रहा है, कौन खाता है? मैं खाती हूँ, इसलिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो हो गया आई। क्या खाती हूँ? वेजिटेबल्स खाती हूँ, इसलिए ऑब्जेक्ट ये हो गया। ओके, अब ये सेंटेंस आई ईट वेजिटेबल्स अपने आप में कंप्लीट है एंड करेक्ट है। मैंने यहाँ ये ब्लैंक्स क्यों लगाए हैं? क्योंकि हम चाहें तो हम इस सेंटेंस में एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब डाल सकते हैं। अपने आप में ये आई ईट वेजिटेबल्स एक करेक्ट कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं लिख दूं आई ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ये क्या हो गया? ये एक एडजेक्टिव हो गया। क्यों? ग्रीन कौन है सेंटेंस में? वेजिटेबल्स ना, ग्रीन वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स क्या था? वेजिटेबल्स हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो था ही, और वेजिटेबल्स यहाँ पे एक नाउन भी है, क्योंकि वेजिटेबल्स क्या है? एक चीज है, कोई ना कोई चीज है। मैंने आपको बताया था नाउन्स क्या होते हैं, दे डिस्क्राइब एनिमल्स, दे डिस्क्राइब पर्सन, प्लेस, थिंग, है ना, इन सबको डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स। तो वेजिटेबल्स भी एक नाउन है, एंड ये वर्ड ग्रीन जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है वेजिटेबल्स को, और इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। ओके, आई ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। अब इस सेंटेंस में हमारे पास एक एडजेक्टिव भी आ गया। और अगर मैं बोलूं कि आई ईट ग्रीन वेजिटेबल्स डेली, डेली वर्ड DAILY, डेली का मतलब होता है रोजाना। आई ईट ग्रीन वेजिटेबल्स डेली, तो डेली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? डेली क्या हो रहा है? डेली कोई काम हो रहा है और वो काम है खाना, तो मैं ग्रीन वेजिटेबल्स को डेली खाती हूँ, है ना। तो डेली वर्ड जो है वो ईट के बारे में बता रहा है, ईट को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो काम है ईट टू ईट जो है ये डेली हो रहा है, इसलिए ये हो गया एक एडवर्ब। तो ये था हमारा एडजेक्टिव जिसने डिस्क्राइब किया नाउन को, और ये था हमारा एडवर्ब जिसने डिस्क्राइब किया वर्ब को। और इसीलिए एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स ऑल्दो दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, पर दोनों अलग पर्पस सर्व करते हैं एक सेंटेंस में। अब देखते हैं प्रोनाउंस। तो अब हम ये देखते हैं कि सेंटेंसेस में प्रोनाउंस का क्या रोल होता है। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस में नाउन की जगह पे आते हैं। अब प्रोनाउंस क्यों चाहिए होते हैं ये हम हिंदी के थ्रू समझते हैं। अगर मैं बोलूं ये एक सेंटेंस हिंदी में कि शिवानी एक लड़की है, शिवानी इंग्लिश पढ़ाती है, शिवानी को एनिमल्स बहुत पसंद है, आप कहोगे कि बार बार शिवानी क्यों बोल रहे हो? मैं ये भी तो बोल सकती हूँ शिवानी एक लड़की है, वो इंग्लिश पढ़ाती है, उससे एनिमल्स बहुत पसंद है। तो वो और उससे मैंने शिवानी की जगह पे बोले, है ना। तो ये हिंदी के प्रोनाउंस है। ऐसे ही इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है आई ईट ग्रीन वेजिटेबल्स डेली, तो ये जो आई है ये किसकी जगह आ रहा है? ये आ रहा है मेरी जगह, यानी कि शिवानी की जगह, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूं ना, इसीलिए ये यहाँ पे एक प्रोनाउन है। तो ये हो गया प्रोनाउन। बाकी तो हमने पहले समझ ही लिए। ओके, अब प्रोनाउंस काफी सारे होते हैं इंग्लिश में, जैसे हिंदी में भी इतने अलग अलग होते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी बहुत सारे होते हैं। तो मैंने बोला है आई ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब मैं खाती हूँ। अगर मैं बोलना चाहूँ तुम, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा यू, YOU, यू मैंने आपको बताया हुआ है पहले अपने लेक्चर्स में। उसके बाद अगर मैं बोलना चाहूँ वो, हिंदी में तो हम वो बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, एज इन किसी मेल की बात कर रहे हैं, तो आएगा ही, और अगर किसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो आएगा शी। ये भी मैंने आपको पहले प्रोनाउंसिएशन सिखाते टाइम एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो अब बात क्या है,
ये हो गया मैं, ये हो गया तुम, ये हो गया वो। आई, यू, ही, शी। तो अगर हमें इस सेंटेंस में प्रोनाउन चेंज करना हो तो आई ईट ग्रीन वेजिटेबल्स डेली, यू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स डेली, बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा बाकी का। लेकिन इस केस में क्या होगा, ही और शी के केस में अगर मैं लिख दूं ईट ग्रीन और फिर डॉट 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 सेम बिल्कुल, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये गलती बहुत लोग करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आप एक बार क्लियर कर लोगे तो ये गलती दोबारा नहीं करोगे। अगर ही या शी हो तो जो वर्ब होता है, यहाँ पे इस वर्ब में एक सफिक्स लग जाता है। सफिक्स यानी कि एंडिंग लग जाती है। तो यहाँ पे या तो एस लगता है या ईएस लगता है, या किन्हीं केसेस में वाई हट के आईईएस लगता है, और किन्हीं केसेस में इररेगुलर एंडिंग आती है। तो इन सफिक्सेस पे मैं आपको पूरा एक लेक्चर दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको समझना है कि अगर कोई सेंटेंस है जो ही शी है यानी कि थर्ड पर्सन, इसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। आई होता है फर्स्ट पर्सन यानी कि अपनी बात कर रहे हो, यू होता है सेकंड पर्सन यानी कि आप दूसरे बंदे की बात कर रहे हो, ही शी मतलब आप किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हो, और ये थर्ड पर्सन हो जाता है, ठीक है। वो बस समझने की बात है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अगर आपके पास थर्ड पर्सन है तो ही शी, तो यहाँ पे ईट गलत हो गया, यहाँ पे आएगा ईट्स। ही ईट्स ग्रीन वेजिटेबल्स डेली। अगर आपने बोल दिया ही ईट ग्रीन वेजिटेबल्स डेली तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, इंग्लिश स्पीकर्स, वो एकदम पकड़ लेते हैं ये गलती, है ना। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन तो आपको समझ आ गया, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। फिर सिंगुलर प्लूरल भी होता है। सिंगुलर प्लूरल का क्या हुआ, मैंने बोला आई, तो मैं सिर्फ अपनी एक की बात कर रही हूँ ना। जब हम आई बोलते हैं हम एक पर्सन, वन पर्सन की बात कर रहे होते हैं। ऐसे यू तो जो सामने वाला एक बंदा है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही शी तो वो जो एक कोई इंसान है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सारे सिंगुलर है, ठीक है। और ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर रूल होता है कि अगर आपके सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब की कॉन्जुगेशन होती है वो बदल जाती है। ये वर्ब की कॉन्जुगेशन है, ओके। वर्ब कॉन्जुगेशन, आई के साथ ईट, यू के साथ ईट, ही शी के साथ ईट्स। अब और कौन से प्रोनाउंस हैं, थोड़े से और प्रोनाउंस देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ये भी एक प्रोनाउन है, ठीक है। और ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आता है, ये ही शी इट। अब ही तो किसी मेल के लिए है, शी तो फीमेल के लिए है। लेकिन अगर मैं किसी चीज की बात कर रही हूँ, जैसे कि किसी भी चीज की बात कर सकती हूँ, फोन की बात कर रही हूँ, किसी बुक की बात कर रही हूँ, कोई भी चीज हो, या फिर कोई कई बार पशु पक्षी इंसेक्ट्स की बात कर रहे हो, आपको जेंडर नहीं पता होता, आप इट बोल दो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। ये सेंटेंस देखो, लुक एट दैट इंसेक्ट, इट इज सो बिग। तो फर्स्ट सेंटेंस में तो मैंने बोला लुक एट दैट इंसेक्ट, और सेकंड सेंटेंस में इंसेक्ट की जगह कौन सा प्रोनाउन आया है, इट आया है, क्योंकि इंसेक्ट मेल फीमेल हमें नहीं पता, हम तो इट बोल देंगे, है ना। एंड लुक एट दिस पेन, इट इज सो नाइस। लुक एट दिस पेन, इट इज सो नाइस। तो जो सेकेंड सेंटेंस है, मैं पेन के लिए इट बोल रही हूँ। इट प्रोनाउन है, किसकी जगह पे आया है, पेन की जगह पे, इट इज सो नाइस, ठीक है। तो ये इट वाला प्रोनाउन भी इंपॉर्टेंट है, एंड ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अगर किसी सेंटेंस में इट हो तब भी यही वाला सफिक्स आता है। तो ही शी इट के लिए कॉन्जुगेशन जो है वो चेंज हो जाती है वर्ब की। इसको डिटेल में लेक्चर्स में मैं सब करवाऊंगी, लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक्स सीख रहे हैं ग्रामर के, ताकि हम प्रैक्टिस शुरू कर सकें। उसके बाद प्लूरल प्रोनाउंस देख लेते हैं एक बार। ये तो सिंगुलर वाले थे। अब प्लूरल प्रोनाउंस क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। हम बोलते हैं मैं, वो सिंगुलर, लेकिन
हम बोलते हैं, हम क्या है, हम एक प्लूरल प्रोनाउन है। हम यानी कि वी, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी, और ये है फर्स्ट पर्सन क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन वी का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा है, और ये हो गया प्लूरल। वो सिंगुलर था, ये प्लूरल हो गया वी। तो अगर मैं बोलना चाहूँ इस सेंटेंस में, अगर मैं वी डालना चाहूँ तो क्या होगा, आई की जगह वी आ जाएगा और ये ईट ही रहेगा। तो यहाँ पे जो वर्ब की कॉन्जुगेशन आएगी वो EAT ही आएगी। I eat, you eat, he eats, she eats, it eats। इन तीनों के साथ eats आया, ये ध्यान रखो, ये सफिक्स आया। ये सफिक्सेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी नेक्स्ट वीक लेक्चर में। ओके, एक बार हमारी ये बेसिक्स क्लियर हो जाए। लेकिन वी के साथ ईट आया, तो अलग क्या था, अलग सिर्फ ही शी इट था। वी के साथ भी ईट आ गया। अब अगर मैं बोलना चाहूँ वो लोग, जैसे यहाँ पे मैंने वो बोला था तो ही शी इट था, अगर मैं वो लोग बोलना चाहूँ एक से ज्यादा लोग, तो हमारे पास आ जाता है दे, THEY, दे। ओके, ये जो दे है ये हम यूज करते हैं वो लोग की जगह, और इसके साथ जो कॉन्जुगेशन होगी वो भी EAT, दे ईट ही होगी। दे ईट, दे ईट ग्रीन वेजिटेबल्स डेली, यानी कि वो लोग रोजाना ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। ओके, वी ईट यानी कि हम लोग, तो वी ईट, दे ईट। अब ये हो गया हमारा, ये भी प्लूरल है। तो ये कौन सा प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आपको लेक्चर समझ आया है, आपको समझ आना चाहिए ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। जैसे जब हम वो बोल रहे थे तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर था क्योंकि वो एक किसी पर्सन की बात हो रही थी, यहाँ पे एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल है। अब ऐसे ही एक प्रोनाउन इंपॉर्टेंट अभी के लिए रह गया है, प्रोनाउन से और भी बहुत है, लेकिन एक हमारे पास होता है सेकंड पर्सन प्लूरल जो रह गया है। सेकंड पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल भी होता है यू। सेम, यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। इवन दो बाकियों में डिफरेंस था, ये सेम है। सिंगुलर के लिए भी यू यूज कर रहे हैं, प्लूरल के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो फिर रियल लाइफ में क्या होता है, इसको कैसे यूज करेंगे? इसका मतलब हुआ आप किसी से बात कर रहे हो, आपके सामने जैसे दो लोग खड़े हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, 2 या 3 लोग खड़े हैं, तो यूजुअली हम ऐसे बोल देते हैं यू ऑल। जैसे अगर 4-5 लोग हो, यू ऑल, या फिर यू गाइज, या फिर अगर 2 लोग हो तो यू बोथ। अगर मैं जैसे हिंदी में बोलूं, तुम लोग, तुम दोनों, यू बोथ मतलब तुम दोनों। ओके, यू गाइज भाई तुम लोग, है ना। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो और एक से ज्यादा है तो आप यू ऑल बोल सकते हो, यू गाइज बोल सकते हो। जैसे अगर वहां मैं आप 4-5 लोग हैं और मैं आपको बोल रही हूँ यू ऑल कम हियर, यानी कि तुम लोग इधर आओ, तो मैंने यू ऑल यूज कर दिया। यू ऑल, यू मैं कब बोलती, अगर एक बंदा होता और मैं कहती हूँ यू कम हियर, 1 पर्सन के लिए यू, एंड एक से ज्यादा थे तो मैंने यू ऑल बोल दिया। ओके, नॉर्मली क्योंकि ये दोनों सेम है, यहाँ पे भी यू है हमारे प्लूरल में, और सिंगुलर में भी हमारे पास यू है, इसलिए हम ऑल, या फिर जैसे मैंने बोला यू बोथ, अगर 2 लोग हैं आप यू बोथ बोल सकते हो, BOTH, और यू गाइज बोल देते हैं। यू गाइज काफी कैजुअली यूज होता है, GUYS, काफी कैजुअली, फॉर्मल इन्वायरमेंट्स में नहीं, मतलब ऐसे ही दोस्तों के साथ यू गाइज कम हियर। ओके, नॉर्मल कैजुअल इनफॉर्मल इन्वायरमेंट्स में यूज होता है। तो ये थे आप लोगों के लिए प्रोनाउंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो आपको याद रखनी है थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला सफिक्स का रोल। इसके अलावा अब आपको समझ आ गया है कि सेंटेंसेस में एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स क्यों यूज होते हैं, नाउन्स भी हो गए हैं, वर्ब्स भी हमें समझ आ गया है, एंड प्रोनाउंस भी हो गए हैं।
तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए हैं। वर्ब कॉन्जुगेशन भी हमने देखी है। ये जो पूरी हमने करी ना, ये वर्ब कॉन्जुगेशन है। आई ईट, यू ईट, ही शी इट ईट्स, वी ईट, दे ईट, एंड ये वाला जो यू है, इस जो प्लूरल वाला यू है, इसके साथ भी ईट आता है, यू ईट। तो इसको हम वर्ब कॉन्जुगेशन, किस वर्ब की कॉन्जुगेशन है ये है कॉन्जुगेशन टू ईट की। टू ईट, टू ईट वर्ब है और ये इसकी कॉन्जुगेशन हो गई इन प्रोनाउंस के साथ। तो आज के लिए तो इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आप लोग जल्दी से साथ साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस भी शुरू कर दो। उसके अलावा अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी, इसे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इतनी इजी वे में और इतनी जल्दी अपने इंग्लिश के सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उसके अलावा आप मेरे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आप मुझे edu@shivanipahari.com पे भी ईमेल कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहें, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट 3 क्लासेस जो आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। उसमें प्रेपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स और फिर हम अपने क्वांटिफायर्स, डिटर्मिनर्स, ये सारी चीजें, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेंसेस। टेंसेस में तो सबको मुश्किल होती है, ये सब कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट वीक से हम लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और लेक्चर्स में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में देखेंगे। So thank you so much for watching. Have a nice day. Bye bye.